नमस्कार। इससे पहले वाली वीडियो में सीपीआर की थ्योरी पढ़ी कि जिंदगी कैसे बचाई जा सकती है जब आदमी अचानक से बेहोश हो जाते हैं और श्वसन प्रक्रिया बंद हो जाती है तो सीपीआर दी जाती है। कैसे दी जाती है, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है और कैसे लोगों को आता नहीं है देना और सीपीआर देने शुरू कर देते हैं, वो मैंने पूरा इस पीछे वाले वीडियो में बताया। और सीईटी के अंदर जो प्रश्न आएंगे वो थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखना, उसके बाद इस प्रश्न वाली वीडियो को देखोगे तो आपको पक्का समझ में आ जाए। इस वीडियो में सीपीआर के 30 एमसीक्यू पर चर्चा करूंगा और जो भी ये 30 प्रश्न और वो वीडियो देख लेगा, एक भी प्रश्न आपका गलत होने की संभावना नहीं है, सारे प्रश्न सही होंगे आपके, क्योंकि इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा नहीं, सारा सब कुछ। लेकिन मेरे एक एक वर्ड को ध्यान में रखना, नोट्स बना लेना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी आपको, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन किया, वहां से आप उस थ्योरी और इसकी पीडीएफ जरूर प्राप्त करें। सबसे पहला सवाल है कि सीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला सवाल है, इसके 4 ऑप्शन है और आप सवाल का जवाब बताइए, सोचिए कि क्या जवाब हो सकता है। व्यक्ति को फिर से जीवित करना, श्वसन और रक्त प्रवाह को पुनः स्थापित करना और दिल की धड़कन बढ़ाना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। यह तो नहीं होगा, आपको मालूम है तापमान नियंत्रित को। दिल की धड़कन बढ़ाना भी आप सोच रहे होंगे कि यह भी तो हो सकता है, व्यक्ति को जीवित भी तो कर रहे हैं। अब ये सवाल इस प्रकार से आएंगे, अब इन तीनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उत्तर कौन सा करें। इसलिए कह रहा हूं ये 30 एमसीक्यू जरूर कर लेना, शिक्षण विधि साइकोलॉजी की तरह होता है। उत्तर कौन सा सोचेंगे, होएगा कौन सा, बाद में आपत्ति लगाओगे। इसलिए ये 30 प्रश्न जरूर करना और वो थ्योरी जरूर पढ़ना। मैंने जब सीपीआर की थ्योरी पढ़ाई थी उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कार्डिक, पल्मोनरी और रिसससिटेशन ये फुल फॉर्म बताई थी और इसका मैंने हिंदी अर्थ बताया था पुनः स्थापित। बस यही इसका अर्थ है। जिसने वो वीडियो देखा और मेरा एक एक वर्ड ध्यान में रखा उसको मालूम है। अब पुनः स्थापित किसमें है, इसमें। ये ऑप्शन इसका राइट है, श्वसन और रक्त प्रवाह को पुनः स्थापित करता है। पुनः स्थापित होता है तब आदमी आगे का है, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, पुनः स्थापित करो। उसी के मुख्य उद्देश्य वहीं से निकल रहा है, उसकी फुल फॉर्म से, इसलिए पहले का आंसर बी है, रक्त श्वसन और रक्त प्रवाह को पुनः स्थापित करना। कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था थ्योरी वाले में। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट में तीनों में अंतर क्या होता है, वो तीनों में अंतर आप पीछे वाला वीडियो में थ्योरी वाला देख लेना। इसमें 4 ऑप्शन है, शरीर का तापमान बढ़ाना, श्वास का रुक जाना, हृदय की गति का रुक जाना और रक्त प्रवाह का रुक जाना। अब आप बताइए इसमें क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, आप सोचिए क्या उत्तर हो सकता है। मैंने उसमें कहा था कि हार्ट बीट बंद हो जाती है, वो थ्योरी का वीडियो दे। अब बताओ, हार्ट बीट हृदय की गति होती है, इसका राइट आंसर डी है, हृदय की गति। कोई बोलेगा कि श्वास भी तो रुक जाती है, ये नहीं है, वो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट तीनों में अंतर बताया और इसका राइट आंसर हृदय की गति रुक जाए। इसलिए आप प्रश्न करोगे तब डाउट क्लियर होंगे, तभी आप सही सवाल का जवाब दे पाओगे, नहीं दूसरा जवाब दे के आओगे। इसलिए इसका राइट आंसर है हृदय की गति रुक जाना। सीपीआर की शुरुआत करने से पहले क्या जांचना चाहिए, मैंने स्टेप बताई थी। उस स्टेप को आपने शरीर का तापमान, व्यक्ति का दिल, श्वसन और नब्ज और शरीर में खून का प्रवाह। मैंने कहा था कि डीआरएस एबीसी का फॉर्मूला, नियम, डेंजर, रेस्पॉन्स, खतरा, प्रतिक्रिया, हेल्प के लिए कुछ भी नहीं, एयरवे और ब्रीथिंग है। और एयरवे ब्रीथिंग मानी श्वसन और नब्ज बताया था मैंने सीपीआर देने से पहले, यहां से कंप्रेशन सीपीआर। तो इसका राइट आंसर है श्वसन और नब्ज जरूर जांचना है कि भाई अगले को जब सांस आ रहा है तो अपन क्यों उसको दबाएं। सबसे बड़ा सवाल यही है ना, जब अगले को श्वास आ रहा है तो अपन क्यों सीपीआर दें। इसलिए सबसे पहले श्वसन और नब्ज उससे जांचना जरूरी है, क्योंकि बाकी कोई स्टेप नहीं है, मैंने डीआरएस एबीसी में बताया। वायुमार्ग खोलने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है, मैंने बताया था सीएबी। अब टांके लगाना, घुटनों का दबाव डालना, सिर झुकाना, ठोडी उठाना, दबाव डालना। अब कोई बोलेगा कि दबाव डाल, दबाव नहीं है, दबाव के बाद एयरवे वायुमार्ग खोलना बताया था। मैंने कहा था कि ठोडी को थोड़ा ऊपर करना, सिर को पीछे की तरफ झुकाना, ये इसका राइट आंसर है। और एक्सीडेंट वाले में मैंने
जो थ्रस्ट बताया था मैन्योर, वो मेथड यूज करना है। इसमें एक्सीडेंट का नाम नहीं लिखा, सामान्य लिखा है, तो सामान्य में सिर झुकाना और ठोड़ी उठाना होगा। सीपीआर किस स्थिति में दिया जाता है? केवल सांस का रुकना, केवल हृदय का रुकना, जब व्यक्ति बेहोश हो, नब्ज का श्वसन रुक जाए, केवल जख्मों को ठीक करने। ये तो नहीं होगा, आपको मालूम है, लेकिन कोई इसको आंसर लगाएगा, कोई इसको लगाएगा, कोई इसको लगाएगा। लेकिन मैंने सीपीआर की डेफिनेशन में कहा था, जब व्यक्ति आकस्मिक कारणों से बेहोश हो जाए और श्वसन और नब्ज रुक जाए, सांस लेना रुक जाए, तो इसलिए बेहोश, और ये राइट आंसर है अप्रोप्रिएट, ये नहीं है, ये नहीं है। इसलिए वीडियो वो थ्योरी वाला देखना जरूरी है और मेरे एक एक वर्ड को समझना जरूरी है। इसका राइट आंसर ये होगा। कार्डियक अरेस्ट के क्या लक्षण है? बुखार या ठंडा लगना, ये तो नहीं है, आपको मालूम है। घबराहट या तेज धड़कन नहीं है। सिर दर्द, उल्टी नहीं है। बेहोश और नब्ज का न मिलना, सांस का रुकना, ये इसका राइट आंसर हो गया। सीपीआर के दौरान कंप्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब बताइए इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? शरीर का तापमान तो नहीं है, दर्द को कम करना भी नहीं है, रक्त प्रवाह को बनाए रखना है या श्वसन को बढ़ाना, ये बताइए। अब इसको लेकर के कोई इसको आंसर करेगा, कोई इसको आंसर करेगा। सीपीआर में कंप्रेशन क्या करता है? श्वसन बढ़ाता नहीं है, रक्त प्रवाह को बनाए रखता है। ये नहीं है कि आपकी 20 की स्पीड से ले रहा है तो उसको 40 की स्पीड से, आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो मेंटेन रह जाए, क्योंकि उसी से तो सारी आपकी जिंदगी टिकी हुई है, हार्ट टिका हुआ है। इसलिए रक्त प्रवाह को बनाए रखना कंप्रेशन का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इसका बी आंसर राइट है। सीपीआर का पूरा नाम क्या है? मैंने बताया था वीडियो, कार्डियक पल्मोनरी रिससटेशन, ये ए इसका राइट आंसर है। इसके 4 ऑप्शन, बाकी कोई है नहीं। कोई पल्स करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन कार्डियो पल्मोनरी रिससटेशन इसका फुल नाम। बीएलएस का मैंने बताया था बेसिक लाइफ सपोर्ट है, इसका ए आंसर है। ब्लड लाइफ और बेसिक लॉन्ग सपोर्ट कुछ भी नहीं है, जिसने पढ़ा है वो थ्योरी का वो कर देगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का संक्षिप्त नाम क्या है? मैंने थ्योरी वाला बताया था, उसमें बताया था कि इसके 3 स्टेप दिए हुए हैं, सीएबी कंप्रेशन का इसी का बताया हुआ है, और उसका फुल फॉर्म क्या होगा? एएचए होगा। राइट आंसर ए होगा, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। एईडी का मतलब मैंने बताया था, थ्योरी वाला वीडियो जिसने देखा होगा कि दिल्ली मेट्रो के अंदर ये टूल्स लगी हुई एईडी लिखा होता है, आपने मालूम ही नहीं है। उसका फुल फॉर्म मैंने उस वीडियो में बताया था, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक शॉक देता है, यानी बिजली के झटके देता है, बिजली के झटके एईडी देता है। ये भी आ सकता है कि बिजली के झटके कौन सी डिवाइस देती है? एईडी। और ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये कृत्रिम श्वास देने में काम में आता है, ये झटके दे करके। सीपीआर के लिए कितनी गहरी छाती पर दबाव डालना चाहिए? मैंने बताया था इसमें श्वसनीय बच्चा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसमें 2 इंच होएगा, क्योंकि 2 से वयस्क में 2 से 2.4 इंच बताया था मैंने, 5 से 6 सेंटीमीटर के अंदर, और बच्चे के अंदर मैंने बताया था 1.5 इंच, तो इसमें 2 इंच हो जाएगा। सीपीआर के दौरान कितनी बार दबाव डालना चाहिए? 100 से 120 बार प्रति मिनट, मैंने वो थ्योरी के अंदर बताया था। अगर एक नवजात शिशु को सीपीआर देना हो, किस तरह की पल्स चेक करनी चाहिए? अब याद करो मैंने क्या बताया था थ्योरी वाले में, कौन कौन सी पल्स है? नवजात, इन्फेंट, ये ब्रीचियल पल्स है, ब्रेकियल या ब्रीचियल कुछ भी बोलो। ये कैरोटीड उसमें चेक करते हैं, वयस्क वाले में, ये वयस्क में, बड़े आदमी में। इसका राइट आंसर भी है ब्रीचियल पल्स, बाकी नहीं। ये भी उसमें वयस्क में, ये जांग पर होती है, लेकिन राइट आंसर क्या है? ये ब्रीचियल पल्स। जब कोई व्यक्ति बेहोश है और नब्ज नहीं मिल रही है, तो सीपीआर करने से पहले क्या जांच करना चाहिए? व्यक्ति बेहोश है, आपको नब्ज मिल नहीं रही, सीपीआर करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आप बताओ, सोचना। लास्ट में सीपीआर के दौरान कितनी बार श्वास देना चाहिए? सीपीआर के दौरान 2 बार, हर 30 के बाद। मैंने बताया था 30:2, 30 बार दबाने के बाद 2 बार कृत्रिम सांस देना है, 2 बार। ये सवाल आ सकता है, कितनी बार बचाव श्वास देना है?
जब किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना के बाद सीपीआर दिया जा रहा हो तो वायुमार्ग खोलने के लिए कौन सी विधि का, मैंने बार बार कहा था। अब इसके अंदर ये तो नहीं है पीठ, अब कई बार देखते होंगे सीपीआर देते हैं लोग पीछे से पीठ थपथपाते हैं, तरीका नहीं है। छोटा बच्चा होता है ना, उसका जब दबाते उसकी पीठ थपथपाई जाती है, हाँ उसकी पीठ पर थोड़ा थपाई जाती है। छोटे बच्चे, नवजात बच्चे के होता है। सिर झुकाना, ठोडी करना, लेकिन ये है सामान्य में। जब सड़क दुर्घटना मेंशन हो तो जो थ्रस्ट मैन्यूवर, ये मैंने बताया था, वो थ्योरी वाला देख लेना। इसमें इतना ही होता है कि मुंह को ऐसे करना, ऐसे थोड़ा सी ठोडी को ऊपर करना, इसमें सर को, गर्दन को नहीं पकड़ा जाता, मुंह को थोड़ा चौड़ा किया जाता रहा ऐसे। सीपीआर में कितनी बार संपीड़न के बाद श्वास देना चाहिए? 30 बार संपीड़न के बाद 2 बार बचाव श्वास देनी चाहिए। 15, 40 कुछ भी नहीं है, 30 संपीड़न के बाद 2 बार बचाव श्वास देने चाहिए। सीपीआर के दौरान छाती को दबाते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? मैं एक बात बोली थी, वो वीडियो ध्यान से सुना हो तो, छाती को पूरी तरह से ना छोड़ें। ऐसा नहीं हो कि एक बार दबा दिया, हाथ छोड़ दिया, फिर दबा रहे, कंटिन्यू दबाए रखना, और आपके हाथ उस छाती के लगातार टच रहने चाहिए। अब कई बोलेंगे कि हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, वो तो पता है सीपीआर हाथों से ही लगती है, बच्चे की अंगुलियों से लगती है, 2 अंगुलियों से, 3 अंगुलियों से, ये ध्यान रखना। सीपीआर के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? ये आपका संपीड़न करना है। एईडी का मतलब क्या है? मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक शॉक देना, डी। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, मैंने कहा था कि इसमें बिजली का झटका देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देना है। यदि सीपीआर देते समय सांस लेने में समस्या हो रही है तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा था कि सीपीआर दे रहे हैं, आप दबा रहे हैं, लेकिन आदमी को सांस लेने में, तो कई लोग ऐसे गर्दन को ऐसे करते आगे, नहीं, ये वायुमार्ग खोलना, सिर को झुकाना, ठोडी को आगे, इस प्रक्रिया को करना है। जो सांस लेने में सीपीआर दे रहे हैं उसको सांस लेना, तो वायुमार्ग खोलना है, वायुमार्ग ऐसे करके खोला जाता है। सीपीआर के दौरान संपीड़न करते समय शरीर का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है? आपको पता है, हथेलियां की जाती है, हथेली से ही आपको दबाया जाता है। सीपीआर में क्यों वायुमार्ग खोलने की आवश्यकता होती है? ताकि व्यक्ति को फिर से श्वास मिल सके। हृदय की धड़कन बढ़ना नहीं है, ना तापमान है, रक्त प्रवाह, ये सीपीआर से है, लेकिन आप दबा रहे, श्वास तो मिले, उसकी छाती वापस फिर से तो खुले, तब ताकि व्यक्ति को फिर से श्वास मिल सके, ये इसका राइट आंसर। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये देखना जरूर, उस थ्योरी को समझेंगे तब आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तब समझ में आएगा। एक हृदय रोगी कार्डियक अरेस्ट होने पर क्या कदम उठाया जाना चाहिए? सीपीआर शुरू करना चाहिए, श्वास को नियंत्रित नहीं, सीपीआर शुरू करना चाहिए। सीपीआर के दौरान छाती पर दबाव किस दिशा में डाला जाता है? नीचे की ओर दबाया जाता है, सबको पता है, दबाया नीचे की ओर जाता है। सीपीआर देने से पहले सबसे पहले क्या जांचें? व्यक्ति की नब्ज और श्वास, नब्ज श्वास जांचें, फील करें सांस ले रहा है नहीं ले रहा। एक नवजात शिशु को सीपीआर देने से पहले किस अंगुली से संपीड़न करना चाहिए? मैंने कहा था, इसी वीडियो में आपने बीच में सुना होगा कि हथेली से वयस्क और उसके देते हैं, बच्चे के अंगुली से, तर्जनी और मध्यमा, इसको तर्जनी और ये मध्यमा, इस अंगुली से नवजात जो बहुत छोटा बच्चा जन्म लेते उसके यहाँ ऐसे और पीठ थोड़ी थपथपाई जाती है। एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए सीपीआर कितनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए? इसमें 2 मिनट के भीतर, जितना कम समय दिया हो वही ऑप्शन राइट करना। अगर सीपीआर करते समय किसी व्यक्ति की छाती नहीं उठ रही है तो क्या करें? सिर उठाएं, ये वायुमार्ग खोलना होता है, वायुमार्ग खोलो। यदि छाती नहीं उठ रही है, सीपीआर दे रहे मतलब श्वास लेने में प्रॉब्लम है, ये उसको प्रक्रिया को दोहराएं। ये सभी राइट आंसर मैंने आपको बता दिए।